गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपकी संवाद सेतु पुस्तक का पाठ 10 रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संदर्भ ग्रंथ की महत्ता के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इससे पूर्व मैंने आपको 2 वीडियो भेजे जिनमें इन सब के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपने प्राप्त की। इसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने आपको रिपोर्टाज क्या होता है उसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी। रिपोर्टाज को शुरू कब से किया गया? 1936 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका प्रारंभ हुआ था। ये फ्रांसीसी शब्द रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है। आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर रिपोर्टाज लिखा जाता है। इसमें काल्पनिकता नहीं डाल सकते या झूठ नहीं लिखा जा सकता। और कई विशेषताएं भी हमने उमेश शास्त्री के द्वारा रिपोर्टाज लेखन की देखी। साथ में हमने ये भी देखा कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज इन दोनों में क्या अंतर है। दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में फिर भी कुछ अंतर होता है। और रिपोर्टाज आज तक कितने तरह के लिखे गए हैं, किन किन लेखकों के द्वारा, किन किन साहित्यकारों के द्वारा रिपोर्टाज की रचना की गई है और किस किस के किस तरह से प्रसिद्ध रिपोर्टाज हैं, उन सब की विस्तृत जानकारी भी हमने प्राप्त की थी। अब आज हम बात करेंगे यात्रा वृत्तांत की। नाम से ही पता चल रहा है यात्रा वृत्तांत का अर्थ है किसी यात्रा का वर्णन। और इसे सुनकर आप लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती होगी जब घर में ये पता चलता है कि हम किसी यात्रा पर जाने वाले हैं, हम किसी जगह पर घूमने जाने वाले हैं, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है जो कि उसे जन्म से ही प्राप्त होती है। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक रूप से। अगर मानव इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य का जो विकास हुआ उसमें यायावरी यानी घुमक्कड़ जो प्रवृत्ति थी उसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मनुष्य की जो घुमक्कड़ और यायावरी प्रवृत्ति थी उसी के कारण उसने बहुत सारी खोज की, बहुत सारी चीज़ों को देखा, ढूंढा और उनका वर्णन आगे किया, जिसकी जानकारी हमें भी प्राप्त हुई। अपने जीवन काल में हर आदमी कभी ना कभी कोई ना कोई यात्रा अवश्य करता है, किंतु सृजनात्मक प्रतिभा के धनी व्यक्ति अपने यात्रा अनुभवों और पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर यात्रा साहित्य की रचना करने में सक्षम हो पाते हैं। लेखक कहना चाहता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कई यात्राएं करता है। आपने भी अभी तक अपने जीवन काल में जो भी आपका रहा है बहुत सारी यात्राएं की होंगी, लेकिन हर कोई व्यक्ति उसे साहित्यिक रूप नहीं दे पाता है। हम हर तरह से उसे लेखन के रूप में नहीं लिख पाते हैं, लेकिन जिसमें सृजनात्मक प्रतिभा होती है तो लेखक यही कह रहे हैं कि सृजनात्मक प्रतिभा के जो धनी व्यक्ति होते हैं वे अपने यात्रा अनुभवों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए यात्रा साहित्य की रचना करते हैं। और ये जो यात्राओं का वर्णन होता है वो ही यात्रा साहित्य कहलाता है। तो लेखक जो विशिष्ट स्थान की यात्रा करके आया होता है वो उनके बारे में जो पाठक हैं उन्हें जानकारी देना चाहता है। उसका उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना है। यानी ऐसे स्थानों की जानकारी वो अपने यात्रा अनुभवों के द्वारा पाठकों तक पहुंचाता है, साथ में उन्हें प्रेरित भी करता है कि वो भी इस तरह की किसी यात्रा के लिए अवश्य जाएं। इन स्थानों की प्राकृतिक विशिष्टता, सामाजिक संरचना, समाज के विविध वर्गों के सहसंबंध, वहाँ की भाषा, संस्कृति और सोच की जानकारी भी साहित्य से प्राप्त होती है। और जिन भी स्थानों की यात्रा की जाती है वो अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वो विशिष्ट स्थान प्राकृतिक विशिष्टता के कारण हो सकता है, सामाजिक संरचना के कारण हो सकता है, समाज के विविध वर्गों के सहसंबंध किस प्रकार के हैं, वहाँ की भाषा कैसी है, संस्कृति कैसी है और सोच कैसी है, इस सारी जानकारी हमें यात्रा वृत्तांत के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यानी हम किसी ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करें तो भी हमें ये सारी जानकारी प्राप्त होती है, या फिर कोई प्राकृतिक स्थान जैसे जम्मू कश्मीर है या कोई इस तरह का स्थान है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों पर बसा है, तो वहाँ की जो यात्रा है
वो प्राकृतिक विशिष्टता के कारण अपना विशेष अनुभव प्रदान करती हैं। सच्चा यात्री वही है जिसकी कोई मंजिल नहीं, जो मन की तरंगों के अनुसार आगे और आगे चलते रहने में विश्वास करता है और जिसे रास्ते की बाधाओं में भी आनंद की अनुभूति होती है। लेखक के अनुसार सच्चा यात्री वही है जिसकी कोई मंजिल नहीं है, यानी वो एक स्थान पर पहुंचने के बाद ये नहीं सोचता कि अब मेरी यात्रा समाप्त हो गई है। वो मन की तरंगों के अनुसार और आगे बढ़ता चला जाता है। जिस प्रकार से हमारे मन की तरंगें बहुत दूर तक चलती जाती हैं कल्पना के आधार पर, उसी प्रकार से वो भी आगे बढ़ता जाता है, जिसे रास्ते की बाधाओं में भी आनंद की अनुभूति होती है और उसे मार्ग में आने वाली बाधाएं भी आनंदित करती हैं। मोहन राकेश यात्रा की विशेषताओं के बारे में एक विशेष बात कहते हैं। यात्रा यायावर को जो तटस्थ दृष्टि देती है वह रोज के द्वंद्वपूर्ण जीवन में रहकर प्राप्त नहीं होती। मोहन राकेश का कहना है कि जो यात्रा होती है वो किसी भी घुमक्कड़ व्यक्ति को या घुमक्कड़ प्रवृत्ति को तटस्थ दृष्टि देती है। जो हम रोज का द्वंद्वपूर्ण जीवन जो जीते हैं वो उससे अलग होती है। अपने जीवन के निकट वातावरण से हटकर निजी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त होकर मन में कोई कुंठा नहीं रहती। और आपने भी महसूस किया होगा, कई बार हमारा जब मन उदास होता है तो या किसी की जैसे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर्स के द्वारा भी कहा जाता है कि इनको स्थान परिवर्तन कीजिए, यानी इन्हें कहीं ऐसे स्थान पर ले जाइए जहाँ इन्हें यहाँ की स्थितियों से अलग अनुभूति मिले या अनुभव मिले। तो हमारा जो रोज का निजी जीवन होता है उस वातावरण से हटकर, निजी परिस्थितियों से हटकर और मन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे, इसके लिए भी यात्राएं की जाती हैं। नए वातावरण, नई परिस्थितियों, नए व्यक्तियों के साथ अधिक स्वस्थ और स्वाभाविक संबंध स्थापित हो सकता है। और हम जब नए स्थान पर जाते हैं, नए वातावरण, नई परिस्थितियों, नए लोगों के साथ मिलते हैं तो हम स्वास्थ्य लाभ भी पाते हैं और स्वाभाविक संबंध भी स्थापित होते हैं। ऐसे में व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रकृति के अधिक अनुकूल होकर जी सकता है और ऐसे में व्यक्ति अपनी आंतरिक जो प्रवृत्ति होती है, उसकी प्रकृति होती है, उसका जो स्वभाव होता है, उसके अधिक अनुकूल होकर अपना जीवन यापन कर सकता है। अधिक उन्मुक्त भाव से, उन्मुक्त का मतलब होता है स्वच्छंद रूप से निर्भीक होकर उन्मुक्त भाव से अपने को नए अनुभवों के बीच खुला छोड़ सकता है। उस खुलेपन से उसकी नैतिकता के मानदंड बदल जाते हैं और लेखक का कहना है कि उस खुलेपन के कारण उसका जो नैतिकता का मानदंड होता है वो भी बदल जाता है। वह एक आरोपित नैतिकता नहीं रहती है बल्कि आंतरिक रूप से प्राप्त की हुई नैतिकता में बदल जाती है। जितना थोड़ा सा भी समय इस रूप में जी लेता है वह साधारण रूप से जिए कई वर्षों की तुलना में अधिक सार्थक प्रतीत होता है। और लेखक का कहना है कि जब कोई भी व्यक्ति इस तरह की नैतिकता जी लेता है या इस तरह का रूप जी लेता है जो कि यात्रा वृतांतों में उसे जीने को मिलता है, तो वह साधारण रूप से कई वर्षों तक जो जीवन जी रहा होता है उससे भी अधिक सार्थक प्रतीत होता है। यानी वो जो जीवन का थोड़ा सा समय है, वो थोड़ा सा समय भी हमारे बाकी जीवन पर अपना एक विशेष छाप छोड़ता है। उसके संबंधों का आधार हो जाता है एक आदिम आवेश, जिसके कारण वह एक पेड़ के पत्ते को भी सहलाता है और उसके मन में एक आदिम आवेश प्राप्त हो जाता है, जिससे कि लेखक कह रहा है कि वह पेड़ के पत्तों को भी इस तरह से सहलाता है जैसे किसी छोटे बच्चे के गाल को सहला रहा है। यानी उसमें नैतिकता का जो समावेश है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ढलान के मोड़ पर जमे एक पत्थर को भी थपथपाता है, तो इस तरह से जैसे कि घर के पालतू जानवर को थपथपा रहा हो। रात को पहाड़ी जंगल में उड़ते कीड़ों की आवाज़ें भी उसकी सांसों की आवाज़ के साथ में घुल मिल जाती हैं और सांझ के झुरमुट में ढेरे की तरह आती खच्चर की घंटियाँ उसे अपनी धड़कनों के अंदर गूंजती महसूस होती हैं। ये सारा वर्णन मोहन राकेश ने एक यात्रा वृत्तांत करने वाले व्यक्ति के लिए किया है कि जब व्यक्ति यात्राएं करता है तो वो किस प्रकार की अनुभूति करता है, उसका जीवन किस तरीके से परिवर्तित हो जाता है, उसके अनुभव किस तरह के हो जाते हैं, उनका वर्णन उन्होंने इसके आधार पर किया है। यात्राव्रत लेखन की दिशा में भारतीय हिंदू युग के अनेक लेखकों ने योग दिया। यात्रा वृत्तांत जितने भी लिखे गए या यात्रा साहित्य में जितने भी लिखे गए, उन सब में भारतीय हिंदू युग के जो लेखक हैं उनका विशेष योगदान हमें प्राप्त हुआ। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र ने यात्रा व्रत विषयक अनेक रचनाएं भी लिखी हैं जो कि कवि वचन सुधा के अंकों में प्रकाशित हुई।
इनमें कुछ विशेष यात्रा वृतांत हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके नाम हैं सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा आदि। इन यात्रा वृतांतों की जो भाषा है वो व्यंग्यपूर्ण है और शैली बड़ी रोचक और सजीव है। बालकृष्ण भट्ट ने गया यात्रा और प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा नामक रचनाएं भी लिखी हैं। श्रीमती हरदेवी ने बम्बई से लंदन तक की जहाजी यात्रा का विस्तृत विवरण दिया है। जो जहाजी यात्रा होती है वो तो अपना विशेष अनुभव रखती है। तो श्रीमती हरदेवी ने बम्बई से लंदन तक की जो जहाजी यात्रा की थी उसका उन्होंने विशेष वर्णन किया है। भगवान दास वर्मा ने तुलनात्मक शैली का आश्रय लेते हुए लखनऊ और लंदन की समानताएं प्रकट की। और भगवान दास ने तो तुलनात्मक शैली में लखनऊ और लंदन दोनों की तुलना करते हुए यात्रा का वर्णन किया है। भारतेंदु युग में विदेश यात्रा संबंधी वर्णनों में लंदन को प्रमुखता मिली। तो स्वदेश यात्रा संबंधी वर्णनों में तीर्थ स्थानों को, यानी हम ये मान सकते हैं कि भारतेंदु युग में जितने भी लेखकों के द्वारा यात्रा साहित्य या यात्रा वृतांत लिखे गए उनमें विदेश यात्रा के अंतर्गत तो लंदन को विशेष स्थान दिया गया और स्वदेश यात्रा के तौर पर उन्होंने जितने भी भारत में तीर्थ स्थान हैं उन तीर्थ स्थानों को विशेष स्थान प्रदान किया। अब हम बात करते हैं आगे कि यात्रा वृतांत जो भी हैं उनमें किस तरह से वर्णन किए गए। यात्रा वृतांत हिंदी साहित्य के हर युग में लिखे गए। द्विवेदी युग में भी लिखे गए। हमने अभी बात की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग की। अब हम बात कर रहे हैं द्विवेदी युग की। स्वामी मंगलानंद ने मॉरिशस यात्रा, श्रीधर पाठक ने देहरादून शिमला यात्रा, उमा नेहरू ने युद्ध क्षेत्र की सैर और लोचन प्रसाद पांडे ने हमारी यात्रा नामक यात्रा वृतांत लिखे हैं। ये सब अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग नाम से जो यात्रा वृतांत हैं लिखे गए हैं। जिन जिन यात्राओं को उन्होंने किया है उन सब का वर्णन उन्होंने इसके अंतर्गत किया है। देवी प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी, गदाधर सिंह, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक कृत मेरी कैलाश यात्रा सन 1915 में की गई थी। अमेरिका दर्शन सन 1911 में महत्वपूर्ण है। इन्होंने सन 1936 में यात्रा मित्र नामक पुस्तक भी लिखी जो यात्रा साहित्य के महत्व को स्थापित करती है। मेरी कैलाश यात्रा में लेखक ने काठगोदाम से तिब्बत तक की यात्रा के विस्तृत वर्णन को भी प्रस्तुत किया है। कैलाश मानसरोवर जो कि एक विशेष स्थान है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है, आप भी इसका नाम सुनते होंगे, तथा हिमालय के मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण भी इस कृति के द्वारा उल्लेखनीय मिलता है। स्वतंत्रता पूर्व युग में यात्रा साहित्य के विकास में राहुल साकृत्यानंद का योगदान अप्रतिम है। यानी यात्रा वृतांतों के अंतर्गत विशेष स्थान प्राप्त है राहुल साकृत्यानंद को। वे पक्के घुमक्कड़ थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो यायावरी और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में ही व्यतीत हुआ है। अब जिसने अपना सारा जीवन घूमने फिरने में ही व्यतीत किया है तो फिर और उसमें सृजनात्मक प्रवृत्ति भी अगर है तो ऐसा व्यक्ति अपने यात्रा वृतांतों को लेख के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य ही करता है और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे यात्रा वृतांतों की रचनाएं भी की हैं। उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा शीर्षक यात्रा वृतांत रचनाएं लिखी। मेरी यूरोप यात्रा में यूरोप के दर्शनीय स्थलों के अतिरिक्त कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के रोचक वृत्त भी उन्होंने उसके अंतर्गत प्रस्तुत किए हैं। सन 1948 में इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की जिससे यात्रा करने की कला को सीखा जा सकता है। इन्होंने 1948 में घुमक्कड़ शास्त्र नाम की रचना की थी जिसमें ये लिखा गया है कि यात्रा किस प्रकार से की जाए, यानी यात्रा करने की कला क्या होती है उसका वर्णन भी इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किया है। राहुल साकृत्यानंद के बाद यात्रा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर अज्ञे रहे। अज्ञे अपने यात्रा साहित्य को यात्रा संस्मरण कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अरे यायावर याद रहेगा 1953
और एक बूंद सहसा उछली 1960 उनके द्वारा लिखित प्रमुख यात्रा संबंधी पुस्तकें हैं। यानी राहुल साकृत्यानंद के अलावा यात्रा वृत्तांतों में हम अज्ञेय को विशेष स्थान दे सकते हैं। उन्होंने अरे यायावर याद रहेगा और एक बूंद सहसा उछली का वर्णन यात्रा संबंधी पुस्तकों के रूप में किया है। पहली पुस्तक में उनके भारत में की गई यात्राओं का वर्णन है और जो दूसरी पुस्तक है यानी एक बूंद सहसा उछली में विदेश यात्राएं जो हैं उसका वर्णन है। निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चिड़ों पर चांदनी में यूरोप के विभिन्न शहरों की यात्राओं के दर्शन भी हमें प्राप्त होते हैं। यात्रा वृत्तों को एक और नई उपलब्धि देने वाले हमारे मोहन राकेश भी हैं। इनके द्वारा रचित आखिरी चट्टान तक का उल्लेखनीय स्थान है। इनके यात्रा साहित्य में साहित्य की सी रोचकता है। मुनि कांति सागर की कृतियों, खोज की पगडंडियों, खंडहरों का वैभव में इनके द्वारा मूर्तियों की खोज के लिए की गई यात्राओं का वर्णन भी विशेष स्थान रखता है। यात्रा वृत्तांत संबंधी साहित्य का मूल्यांकन करने पर ज्ञात होता है कि विदेश भ्रमण संबंधी ग्रंथों की तुलना में भारत भ्रमण संबंधी ग्रंथ कम प्रकाशित हुए हैं। हमने अभी ऊपर जो कुछ भी यात्रा वृत्तांतों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिन जिन साहित्यकारों के द्वारा यात्राएं की गई उनमें हम तुलना करें या मूल्यांकन करें तो हमें ऐसा नज़र आता है कि जो हमारा हिंदी साहित्य है उस हिंदी साहित्य में विदेश भ्रमण जो है वो ज़्यादा किए गए हैं, बल्कि भारत भ्रमण संबंधी जो ग्रंथ हैं वो कम प्रकाशित होते प्रतीत होते हैं। वस्तुतः मनुष्य में विदेशों में भ्रमण कर वहाँ के अद्भुत दृश्यों, पदार्थों, प्रथाओं, जीवन मूल्यों आदि को देखने समझने की जितनी तीव्र इच्छा होती है उतनी अपने देश में भ्रमण करने की नहीं होती, क्योंकि अपने देश के बारे में तो हमें फिर भी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन विदेश में किस प्रकार की प्रथाएं हैं, किस प्रकार के जीवन मूल्य हैं, कैसे अद्भुत दृश्य हैं, कैसे अद्भुत स्थान हैं, उन सब के लिए जो इच्छा होती है, जानकारी प्राप्त करने की जो उत्सुकता होती है, एक वही कारण है कि वो विदेश भ्रमण के लिए हमारे साहित्यकारों को आकर्षित करता रहा और हमारे साहित्यकारों ने विदेश यात्राएं करके अपने अनुभवों को हम तक अपने साहित्य के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया। प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण हिंदी के यात्राव्रत साहित्य की एक अन्य प्रमुख कृति है। यानी प्राकृतिक स्थलों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। आपने भी आपका जो अभी जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में एक पाठ है ठेले पर हिमालय, वो भी एक यात्रा वृत्तांत ही है और उसमें भी हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन ही किया गया है। वस्तुतः प्रकृति और मनुष्य का अनादिकाल से अटूट संबंध रहा है। हिमाच्छादित श्रृंगों यानी हिमालय से आच्छादित यानी बर्फ से ढके हुए जितने भी पहाड़ हैं, कलकल की ध्वनि करते हुए जितने भी झरने हैं अथवा शंखनाद करते जितने भी प्रपात हैं, प्रतिपल अपनी छटा बदलने वाले जो मेघ यानी बादल हैं, चित्ताकर्षक रंगों वाले पुष्पों से लदी हुई जितनी भी क्यारियाँ हैं आदि को अतृप्त नेत्रों से निहारते रहना तथा कंटकाकीर्ण दुर्गम पथों पर चलते हुए सहसा सुरम्य घाटियों में पहुंच जाना मनुष्य का सहज स्वभाव है। शैली शिल्प की दृष्टि से इस युग के लेखकों में नानाविध प्रयोगों की प्रवृत्ति लक्षित होती है। यानी इस युग के जितने भी लेखक हैं उन्होंने अपनी अलग अलग प्रयोगों की प्रवृत्ति को अपने साहित्य के माध्यम से यात्रा वृत्तांत लिखकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वस्तुतः स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित यात्रा व्रत संबंधी कृतियों में किसी स्थान विशेष का इतिवृत्तात्मक विवरण भर देने के स्थान पर उस स्थान विशेष के संबंध में अपने अंतर्मन पर पड़े प्रभावों और इसके फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रियाओं के प्रत्यंकन की प्रवृत्ति विशेष रूपेण बलवती रही है। लेखक यात्रा वृत्तांत के अंत में ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जितने भी प्रकाशित यात्रा वृत्तांत हैं उनमें किसी स्थान विशेष का ही उल्लेख हमारे समक्ष प्रस्तुत होता नज़र आता है और विशेष रूप से इनका जो वर्णन है वो हमारे अंतर्मन पर प्रभाव डालता है।
अब यात्रावृत्त का लेखक नरेटर मात्र नहीं है तथा किसी स्थान विशेष की भीड़ भाड़, चकाचौंध अथवा प्राकृतिक सौंदर्य से भौचक्का सा नहीं हो जाता, अपितु वह उन सबकी तह में जाने का प्रयत्न करता है। लेखक अब ये कहना चाहते हैं कि जितने भी यात्रा वृत्तांत किए गए, तो यात्रा वृत्तांत के जो भी लेखक हैं जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, यानी वो सिर्फ लेखक या नरेटर या जानकारी देने वाला व्यक्ति नहीं रह जाता है, बल्कि वो किसी विशेष स्थान की जो भीड़ भाड़ है, जो चकाचौंध है और वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक छटा है, उसे देखकर वो आश्चर्यचकित नहीं हो जाता है, भौचक्का नहीं रह जाता है, बल्कि वह उन सब के बारे में और भी गहराई तक जानने का प्रयास करता है और भी गहराई तक हमें जानकारी प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन को समीप से देखने का सबसे सरल माध्यम यात्रा करना है। आप भी जब किसी यात्रा पर जाते हैं तो एक तो हमने उस स्थान के बारे में मात्र सुना होता है, और जब हम उस सुंदर प्राकृतिक स्थल या किसी ऐतिहासिक स्थल को अपनी आँखों से देखते हैं तो हमें उसके बारे में जो कुछ सुना है वो उससे भी बहुत ज़्यादा विशिष्ट प्राप्त होता है। तो अब हमने इस यात्रा वृत्तांत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है कि यात्रा वृत्तांत कहते किसे हैं और हमारे किन किन साहित्यकारों के द्वारा विशेष यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया गया है। अलग अलग यात्रा वृत्तांतों की जानकारी हमें उनके लेखों के माध्यम से मिलती है। और हमने ये भी देखा कि जितने साहित्य के अंतर्गत यानी भारतीय साहित्य के अंतर्गत जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने विदेश यात्रा वृत्तांतों की जानकारी हमें ज़्यादा प्रदान की है, जबकि जो भारतीय यात्राएं हैं उनकी जानकारी हमें कम मिलती है या उनका वर्णन हमें कम मिलता है। इसका कारण हम ये भी कह सकते हैं कि विदेशों के प्रति जो आकर्षण था लेखकों का, उस आकर्षण के कारण ही ऐसा किया गया होगा। अब हम बात करते हैं डायरी लेखन की। डायरी क्या होता है? तो डायरी लेखन के बारे में मैंने संक्षिप्त जानकारी तो आपको जो पहला वीडियो भेजा था उसमें दे ही दी थी, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी हम अगले